हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम लीनियर इक्वेशन का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं ज़रा। तो हम इसमें ये सीखेंगे बेसिकली कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको देखकर कैसे बता पाएंगे कि वो सॉल्व हो पाएगा या नहीं, मतलब उसके सॉल्यूशंस कितने आ सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने ग्राफ बनाते टाइम चीज़ें सीखी थी कि जब हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा हो सकता था। आइदर ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग और ग्राफ विल बी पैरेलल और ग्राफ में बी कोइंसिडेंस, है ना। मतलब कि दूसरी जो लाइन है वो भी इसके ऊपर से ही चली जाए, है ना। इस तरीके का कुछ हो सकता था। और ग्राफ बनाने के बाद हम चीज़ें बता पाते थे कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर। और अगर पैरेलल हैं तो लाइन कभी मिलेंगी नहीं, तो उनके पास कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा नहीं। और कोइंसिडेंट है तो हर पॉइंट पर वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि हर एक पॉइंट जो है वो कॉमन है दोनों में, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम निकाल पाते थे। ये चीज़ें हमने ग्राफ बनाकर करना सीखा था, पर अब हम बिना ग्राफ के ये चीज़ें बता पाएंगे। उसको समझते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो देखो ज़रा, जैसे कि हमने लास्ट जो पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर अपने पास a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी लीनियर इक्वेशन है, और इसमें हम जब सॉल्यूशन निकालने जाते थे तो हमने एक तरीका सीखा था कि हम इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला करेंगे। xy1 लिख देंगे और यहाँ से b1 से शुरू करते हुए इस तरीके से b1 b2 फिर c1 c2 फिर वापस से a1 a2 और फिर वापस से b1 b2 लिखकर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इस तरीके से लिखते थे हम कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये बातें हम देख सकते थे, हमने ये चीज़ें पहले सीखी थी, जिसमें फिर हम x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करते थे। तो x कुछ इस तरीके से आता था b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस तरीके से हम x निकाल पाते थे। सिमिलरली y कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके, विच इज c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये चीज़ें हमने करी थी लास्ट क्लास में। इसी के हेल्प से हम चीज़ों को आगे समझेंगे। तो देखो, ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन है इफ a1x b1y एंड दिस पार्ट, इफ दिस इज गिवन, और हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो 0 नहीं आए, है ना, मीन्स a1 b2 माइनस a2 b1, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर है, और अगर ये 0 नहीं आता है तो आप देख सकते हो x will be equal to something upon a non-zero number and y will be equal to something upon non-zero number। चाहे न्यूमिनेटर 0 हो तो भी 0 upon any non-zero number is 0
एंड 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर इज ऑल्सो 0। तो ऊपर वाला कुछ भी हो, नीचे अगर नॉन जीरो नंबर है तो x को एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा और y भी को एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। तो क्या अगर मैं यूं कहूं कि अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो x और y दोनों एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, तो क्या यूनिक सॉल्यूशन में कह सकता हूं? हाँ है ना। तो यहां से अगर मैं ध्यान दूं तो क्या यूं कह सकता हूं कि अगर ये नॉन जीरो है दैट मीन्स a2 b1 इज नॉट इक्वल टू a1 b2, या अगर इस a2 को नीचे भेज दूं तो दिस विल बी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन अगर मैं ध्यान रखूं, जिससे मैं यूं कह सकता हूं कि अगर ये चीज है इसका मतलब ये होगा, और ये होने का मतलब है कि x और y के यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। तो हम ये बात यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हुई तो सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। और यूनिक सॉल्यूशन तभी बनता है जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें दोनों लाइंस के, है ना। तो सिर्फ इस हिस्से को देखकर, इस पार्ट को देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। समझ में आ रही है क्या बात? इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर वही चीजें हैं मेरे पास बट जो है डिनोमिनेटर दैट इज a1 b2 माइनस a2 b1 अगर वो जीरो हो जाए, ठीक है, पर हमें एक चीज और देखनी है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए लेकिन हमारा बाकी का जो पार्ट है दैट इज दिस पार्ट, किसको कह रहे हैं हम, इसको b1 c2 और इस पार्ट को, ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। समझ रहे हो क्या? ये क्या कह रहा है कि अपना बाकी का जो पार्ट है दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 शुड बी नॉन जीरो। एंड दूसरा क्या था, c1 a2 माइनस c2 a1, है ना, c1 a2 माइनस c2 a1 दिस शुड ऑल्सो बी अ नॉन जीरो नंबर, है ना। अगर ऐसा है तो आप समझना बात को, देखना जरा, अगर मैं यहां पर आऊं और मैं इसको समझने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो आप देखना, क्या ऐसे कह सकता हूं कि डिनोमिनेटर जीरो है और ऊपर कोई नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा कि 0 इंटू एक्स शुड बी अ नॉन जीरो नंबर, यस और नो। तो मैं x को क्या वैल्यू दूं जो ये सेटिस्फाई हो जाए, मैं x को क्या वैल्यू दूं जो ये सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं देख पा रहा हूं मैं x को कुछ भी कर लूं, जीरो से मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो तो नहीं ला पाऊंगा, है कि नहीं, मैं नहीं ला पाऊंगा कभी भी। तो यानी कि x जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं ले पाएगा, x कोई भी वैल्यू नहीं ले पाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे कि डिनोमिनेटर जीरो है, नॉन जीरो है, 0 इंटू एनीथिंग शुड बी जीरो, और ये कह रहा है नॉन जीरो है, तो या y की आप कोई भी वैल्यू नहीं ले पाओगे। यानी इस केस में आपके पास x और y दोनों के लिए कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आप कह सकते हो कि कोई सॉल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाओगे, है ना। तो इस बात को अगर मैं देखूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स a1, अगर मैं इसको दूसरी तरफ भेजूं और नीचे ले आऊं तो a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि c1 अपॉन c2 शुड नॉट बी इक्वल टू a1 अपॉन a2। तो यानी मैं यूं कह सकता हूं क्या कि a1 a2 b1 b2 के बराबर है, पर ये दोनों c1 c2 के बराबर नहीं है, है ना। ये भी c1 c2 के बराबर नहीं है, ये भी c1 c2 के बराबर नहीं है। तो कंबाइन करें तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। कंबाइन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और मैंने देखा इस केस में क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बन जा रहा है, ऊपर जीरो नहीं है, तो जीरो नीचे लाना मीन्स अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पर जाऊं तो मैं यहाँ से 0 इंटू एनी थिंग
कैन नॉट बी ए नॉन जीरो नंबर, देयरफॉर मैं यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इस केस में मुझे कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा, ये जब भी होता है तो लाइन कैसी बनती थी, याद है, पैरेलल बनती थी। तो मैं सिर्फ इस हिस्से को देखकर ये बातें बता सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें ध्यान से तो अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि जो डिनोमिनेटर था वो भी जीरो हो जाए और न्यूमरेटर्स भी जीरो हो जाए, है ना, न्यूमरेटर्स भी जीरो हो जाए, तो क्या होगा? तो इस केस में अगर मैं ध्यान दूं तो मैं सॉल्यूशन को अगर देखने चलूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं कह रहा हूं क्या कि डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाए और न्यूमरेटर भी जीरो हो जाए। तो एक बार देखना, जरा इसको समझने की कोशिश करना। ये भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो अगर मैं 0 इंटू वाई करूं तो दिस शुड बी जीरो। अब आप बताओ मैं y को क्या लूं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे? तो आप कहोगे y को तो सर कुछ भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0। यानी y को कुछ भी रखो, जो मन में आए रखो, है ना, चलेगा। समझ में आ रही बात? सब सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो यानी y कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, है ना, y कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज। यहां से मैं ये बात समझ सकता हूं क्या? समझ में आ रही बात? तो अब मैं यहाँ से ये बात समझ गया हूं और मैं इस बात को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूं कि एक तो इसका ये मतलब हो गया कि भाई a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, और इसका मतलब हो गया b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2, और इसका मतलब हो गया c1/c2 शुड बी इक्वल टू a1/a2। तो मैंने देखा सब बराबर हैं एक दूसरे को, जिसको मैं चाहूं तो कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं, और ये मुझे बताता है कि जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और ऐसा तभी होता है जब लाइन जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट की जाए तो वो कोइंसिडेंट लाइंस बने। समझ गए? और एक और बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिलेंगे तो हम उन इक्वेशंस को, है ना, उन पेयर्स को कंसिस्टेंट कहेंगे कि दे आर कंसिस्टेंट। जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेंगे हम उन्हें कंसिस्टेंट कहेंगे, पर अगर सॉल्यूशन नहीं है जैसे कि यहाँ पे था तो मुझे उसको इनकंसिस्टेंट कहना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मुझे सॉल्यूशन मिल गया था, एक ही मिला था लेकिन मिल गया था, तो मैं इसको भी कंसिस्टेंट कहूँगा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इन प्रॉपर्टीज पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो चलो देखते हैं जरा। तो जैसे सबसे पहला सवाल है हमारा जो कि इस तरीके से है कि P की वैल्यू फाइंड करो for which the given system of equation has only one solution, that means unique solution। तो अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि भाई a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, है ना। तो पुट करो a1 मतलब x का कोफिशिएंट तो पहली इक्वेशन में दैट इज p/6 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, b1 यानी y का कोफिशिएंट दैट इज -1, b2 दैट इज -2, है ना। तो ये कितना आ रहा है, p शुड नॉट बी इक्वल टू 6/2, दैट इज p शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो p 3 नहीं होना चाहिए, वो पूछ रहा है p क्या होना चाहिए। तो p कैन टेक एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3, है ना, एक्सेप्ट 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर हमें ये कंडीशन पता है तो हम कितनी आसानी से इस बात को बता सकते थे, है ना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x plus 6y minus 1 equal to 0 and 2x plus ky minus 7 equal to 0 represent parallel lines, है ना। पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, तभी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। और नो सॉल्यूशन का केस क्या था अगर हम ध्यान दें
नो सॉल्यूशन का केस हुआ करता था कि जब पहले दो रेशोज तो सेम हो लेकिन थर्ड वाला सेम नहीं हो, इक्वल नहीं हो, है ना। बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब A1 यानी कि 4, A2 यानी कि 2 is equal to B1 that is 6 and B2 that is K should not be equal to C1 upon C2 that is -1 upon -7। अगर हम इसको सॉल्व करें तो विल गेट, हमें K फाइंड करना है तो इनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा K इक्वल टू 6 इंटू 2 अपॉन 4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 12/4 दैट इज 3, है ना। तो K शुड बी इक्वल टू 3, K शुड बी इक्वल टू 3। तो K 3 है और हमें ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो हम इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात हुई थी, सॉरी नो सॉल्यूशन की बात हुई थी, इसका इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम ध्यान दें तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 7 एंड द अदर वन इज 2αx + α + βy 28। infinitely many solution has infinitely many solution then the values of alpha and beta are, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है अगर ये पेयर जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करे। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता था, जब तीनों ही रेशो इक्वल हो जाए, है ना। दैट मीन्स A1 upon A2 शुड बी इक्वल टू B1 upon B2 शुड बी इक्वल टू C1 upon C2। तो सॉल्व करते हैं जरा। A1 क्या है 2, B1 A2 क्या है 2 अल्फा, B1 क्या है 3, B2 क्या है अल्फा प्लस बीटा, है ना। और एक और चीज ध्यान देना, जैसे C1 C2 की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ये 7 है वो इधर आना चाहिए, है ना। तो ये इधर आके -7 हो जाएगा, है ना। और ये 28 इधर आना चाहिए जो कि -28 हो जाएगा। और दोनों अगर सेम साइड है तो माइनस नहीं आएगा तो अभी भी कट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर हाँ, दोनों सेम साइड होने चाहिए, या तो दोनों इक्वल टू के इधर हो या दोनों इक्वल टू उधर हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, एक इधर एक उधर हुआ तो साइन अलग हो जाएगा और वहां पर सॉल्यूशन में दिक्कतें आ सकती है ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। अगर मैं देखूं ये तीनों इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस, यानी 1 अपॉन अल्फा शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और मैं चाहूँ तो किसी और को भी इक्वेट कर सकता हूँ, दैट मीन्स इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन अल्फा शुड बी इक्वल टू 7 अपॉन 28। तो अगर इसको सॉल्व करें तो दिस विल गिव यू अल्फा प्लस बीटा एज 3 अल्फा, तो दिस इज बीटा इज 3 अल्फा माइनस अल्फा दैट इज 2 अल्फा, है ना। और इसको सॉल्व करें तो ये 1/4 आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा विल बी 4 और अल्फा को यहाँ पुट करें तो बीटा विल बी 2 × 4 दैट इज 8। तो इस तरीके से हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, जो कि मुझे मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, जिससे हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे इक्वेशंस को देखकर, है ना, और कैसा ग्राफ बन सकता है, कंसिस्टेंसी बता सकते हैं ना। समझ में आ रही है बात? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।